एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मैं विपश्यना करता हूँ और टीचर भी हूँ। जब मैं लेक्चर देता हूँ बच्चों को तो बीच में कुछ मसाला जोड़ता हूँ ताकि उनको मज़ा आए, उनको हँसाता हूँ। तो मैं ये जो मसाला जोड़ता हूँ अपने लेक्चर के बीच में, इससे मेरा कोई वाणी कर्म बनेगा? फिर इन्होंने आगे लिखा है कि विपश्यना और बोलना ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। विपश्यना में बोलना नहीं होता, टीचिंग में बोलना होता है। कैसे इसमें संबंध बनाया जाए, इस तरह का प्रश्न इन्होंने पूछा है। विपश्यना में पहली बात तो यह है कि विपश्यना और टीचिंग दोनों अपोजिट हैं। यह कह रहे हैं कि विपश्यना में बोलना नहीं होता और टीचिंग में बोलना होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। विपश्यना में बोलना नहीं होता, जो विपश्यना करता है क्या वो बात नहीं करता? क्या जो विपश्यना करता है, बुद्ध बोलते नहीं थे? बुद्ध ने तो इतने उपदेश दिए और 40 साल तक उपदेश दिए। क्या बुद्ध चुप हो गए, मौन हो गए, बिल्कुल नहीं बोले? और बुद्ध के उपदेशों में हम देखते हैं कि बुद्ध इतने सीरियस भी नहीं थे। बीच बीच में भिक्षुओं की सुनते थे। बीच बीच में जब कोई वरिष्ठ भिक्षु उपदेश देता था अपने कनिष्ठ भिक्षुओं को, तो बुद्ध चुपचाप सुनते रहते थे। ऐसा भी जिक्र है। तो विपश्यना में बोलना नहीं होता और टीचिंग में बोलना होता है। तो टीचिंग और विपश्यना, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई संबंध नहीं बन सकता, बल्कि विपश्यना तो हमें बोलने का तरीका, शब्दों का चयन और कितना बोलना है, कितना सम्यक है, कितना उचित है, इस सब को विपश्यना हमें बताती है। विपश्यना से तो हम सम्यक वाक को पाते हैं। आप टीचिंग के दौरान में अपने लेक्चर्स के बीच में क्या मसाला जोड़ते हैं, वो मसाला दूसरे सुनने वाले लोगों के कानों में क्या असर करता है, इस पर विचार करना होगा। कुछ भी इस तरह का अपशब्द, कुछ भी इस तरह की झूठी बातें, कुछ भी इस तरह की अफवाह अगर हम दूसरे के कानों में डालें तो उनके अंदर धीरे धीरे वो बातें घर करने लगती हैं। मनुष्य के मुंह से निकले हुए शब्द दूसरे के कान तक ही नहीं पहुंचते, उसके अंतरात्मा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए शब्द कभी मरते नहीं, ये घूमते रहते हैं। और उचित शब्दों का चयन, अच्छे शब्दों का प्रयोग और सम्यक वाक, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, उस बोलने का क्या प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, इन सभी बातों को हमें जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। और जब हम टीचर हैं,
फिर तो हमारी और बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। हमसे समाज बनेगा, हमसे एक व्यक्तित्व बनेगा, हमसे एक राष्ट्र बनेगा, हमसे एक दुनिया बनेगी, क्योंकि हम उसके आधार हैं। तो फिर यह बहुत जरूरी है, बहुत जिम्मेवारी का काम है यह। लेकिन आज के दौर में जिम्मेवारी को कौन समझता है? लेकिन जो विपश्यना करता है, जो ध्यान करता है, जिसका उद्देश्य सम्यक्ता को प्राप्त करना है, जिसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों पर चलना है, वो व्यक्ति तो जरूर हर बात को मद्देनजर रखता है। कोई भी ऐसा कर्म न हो जाए, कोई भी ऐसी वाणी न बोली जाए, कोई भी ऐसा जेस्चर न हो जिसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़े और फिर वो धीरे धीरे उसके कर्म का रूप ले ले। इसलिए सदा ही हमें उन्नत शब्दों का चयन करना है, सदा ही हमें सत्य पर चलने की कोशिश करनी है, सदा ही हमें एक सम्यक्ता को साधना है, उस हिसाब से अपने कर्मों को अंजाम देना है। जो विपश्यना नहीं करता, जिसका ध्यान से कोई सरोकार नहीं, जिसका उद्देश्य संसार की रंगरलियों में उलझना है, जिसका उद्देश्य संसार में पैसा कमाना मात्र है, जिसका उद्देश्य अपने अहंकार को बलवती करना है, जिसका उद्देश्य अपने आत्मभाव को, अपनी आइडेंटिटी को बचाकर और बढ़ाकर रखना है, वह तो कुछ भी करता है। वो तो झूठी बातें करेगा ताकि लोगों पर उसका प्रभाव बना रहे, वो खूब बातें करेगा और जो वो नहीं है उसको भी व्यक्त करेगा। अपनी वाही के लिए वो जो भी कृत्य करेगा वहां उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर वो कहीं कोई भोजन भी बांट रहा है, वहां भी उसका स्वार्थ जुड़ा है। वो देख रहा है कि कितने लोग आए, कितनों ने तालियां पीटी, कितनी रजिस्टर में कितनों के नाम लिखे हुए हैं, कितनों के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, कितने लोग अब मुझे जानने लगे। वो पूरा डेटा रखता है, क्योंकि उसने तो अपने अहंकार को संतुष्ट करना है, उसको पुष्ट करना है। उसने तो आगे को संसार में और अपना नाम कमाना है। लेकिन एक विपश्यना साधक जो साधना भी कर रहा है और टीचर भी है, यह तो एक उत्तम बात हो गई। फिर तो वह जरूर ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा जो समाज में अच्छा ही करेंगे, जो समाज को एक नया रूप देंगे, जो समाज को आडंबर से, कुरीतियों से, पाखंडों से बचाएंगे, जो समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए ध्यान की अहम भूमिका पर बात करेंगे। क्योंकि विपश्यना का साधक और साथ में टीचर, जरूर उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और पॉजिटिव पड़ेगा। जितना मन स्थिर होता है, जितनी गहन शांति हमारे अंदर होती है, वही तो हम दूसरे को देंगे। जब हम ही अशांत हैं, जब हम ही अभद्र हैं, तो हम भद्रता कैसे किसी को देंगे? जब हमें खुद ही यह पता नहीं होता कि हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं,
तो हम दूसरे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अच्छे शब्दों का चयन करे। ये सब हम पर निर्भर करता है। और जब हम टीचर होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं हंसाने के लिए कुछ मसाला जोड़ता हूँ, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को रोचक बनाने के लिए। इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है। किस तरह से बच्चों को समझ में आएगा, यह करना ही चाहिए। लेकिन साथ में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी लेक्चर दे रहे हैं, वह जो मुख्य प्रसंग है, जो मुख्य बात है, जो सिलेबस है, वो बच्चों तक पहुंच जाए, उनके समझ में आ जाए। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह कहना कि विपश्यना में बोलना नहीं होता और टीचर को तो बोलना होता है, विपश्यना करते समय नहीं बोलना होता। विपश्यी कम से कम बोलता है। विपश्यी इसका मतलब यह तो नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलता। विपश्यी अपनी बात को रखने के लिए, धम्म की बात को रखने के लिए, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, सत्य को बताने के लिए खूब बोलता है। बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु चुप रहता है, कम से कम बोलने वाला होता है, लेकिन जहां पर बोलना है वहां पर अपनी बात को रखने के लिए भिक्षु उत्तम से उत्तम बोलता है। और धम्म की चर्चा में तो भिक्षु बहुत बोलता है। लेकिन जब एक टीचर अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता है तो कैसे उसको रोचक बनाना है, कैसे उसमें कोई कहानियां जोड़नी है, यह तो टीचर पर निर्भर करता है। लेकिन सब्जेक्ट बच्चों को समझ में आना चाहिए और रोचकता भी बनी रहनी चाहिए। लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कहना कि विपश्यना में चुप रहना होता है और एक टीचर को बोलना होता है, विपश्यना के भी तो टीचर होते हैं, क्या वो नहीं बोलते? विपश्यना में सम्यक वाक होता है और यही सम्यक वाक हमारी टीचिंग में भी हो सकता है। सम्यक वाक क्या है? किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं अपनी टीचिंग में, अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं अपनी टीचिंग में, अगर हम किसी को अपमानित कर रहे हैं अपनी टीचिंग में, अगर हम किसी की मजाक बना रहे हैं अपनी टीचिंग में, अगर हम किसी और धम्म की, देश की, किसी और मजहब की निंदा कर रहे हैं, किसी के कुल, किसी की जाति, किसी के धर्म के ऊपर भला बुरा कह रहे हैं, तो फिर जरूर हम एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते। लेकिन टीचर का उद्देश्य तो यही है कि वो अपनी बात को, अपने सब्जेक्ट को बच्चों को अच्छी तरह से समझा सके, रोचक बनाकर समझा सके। यह तो एक आर्ट है, टीचिंग तो एक आर्ट है। लेकिन विपश्यना करने वाला टीचर नहीं हो सकता या नहीं बोलता, टीचर को तो बोलना होता है, यह कोई बात नहीं है, इसमें कोई संबंध नहीं। एक विपश्य ही अच्छा टीचर हो सकता है, एक विपश्य ही अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, अच्छा बात करने वाला हो सकता है, अच्छा भाषण देने वाला हो सकता है, अच्छे उपदेश देने वाला हो सकता है। बात यह है कि जैसे जैसे सत्य प्रतिष्ठित होने लगता है अपने अंदर, जैसे जैसे विपश्यना गहरी होने लगती है, साधना गहरी होने लगती है, मन स्थिर होने लगता है,
अंदर से ही विवेक जागृत जब हो जाता है तो फिर मुंह से जो वाणी निकलती है उसमें एक प्रभाव होता है, उसका अपना एक ऑरा होता है, उसकी बात में एक मजबूती होती है, बल होता है, वो प्रभाव डालता है। अगर आप विपश्यना करते हैं, साथ में टीचर हैं, तो ये दोनों ही बातें आपको और अच्छे से आपके सब्जेक्ट को पढ़ाने में सहायक होंगी, बशर्ते कि विपश्यना में आप सधने लगे हों, ध्यान लगने लगा हो, मन स्थिर होने लगा हो, शांति गहन होने लगी हो, संतोष, क्षमा, करुणा, प्रेम पैदा होने लगा हो, विवेक प्रज्ञा की जागृति होने लगी हो, फिर कुछ भी तो असंभव नहीं। फिर आप जो कुछ भी पढ़ाएंगे, अगर आप सब्जेक्ट को एज इट इज पढ़ा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे बोर हो जाते, बोर होने का सवाल ही पता नहीं होता। स्वतः ही आपके अंदर एक आर्ट ऑफ टीचिंग पैदा होने लगेगी, स्वतः ही आप इस रोचकता से पढ़ाएंगे कि बच्चे बोर नहीं होते। आपकी प्रेजेंस का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। और कम्युनिकेशन तो एक ऐसी चीज है जहां पर बोलने के बिना भी कम्युनिकेशन हो जाता है, वो भी स्थिति आती है ध्यान में। तो ऐसा कहना कि बच्चे बोर हो जाते हैं, प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम खुद ही खोए खोए सोए सोए पढ़ा रहे हैं, अगर हम खुद ही उड़े उड़े से हैं, हमारा मन वहां है ही नहीं जहां हम हैं, हम कहीं कल्पनाओं में हैं, अपनी उलझनों में हैं, अपने विचारों में खोए हुए हैं, अपने घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, और हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगे हों, तो हमारी प्रेजेंस का प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ेगा। टीचर की एक प्रेजेंस होती है, उसका एक ऑरा होता है, उसका एक प्रभाव होता है, उसकी बातों में एक बल होता है, उसकी एक नजर होती है, पैनी नजर होती है, जो हर बच्चे को अंदर तक भेद देती है। सिर्फ टीचर बन जाना और फिर पैसे, मंथली तनख्वाह को देखते रहना और यह समझ लेना कि अब तो सरकारी टीचिंग मिल गई है, कौन नौकरी से निकालेगा, पेंशन तक का प्रबंध हो गया है, आजीविका जिंदगी भर हो गई है, और फिर अपने काम पर ध्यान नहीं देना, व्यर्थ की फिजूल की बातों में समय को निकालना। जैसे कि सरकारी महकमे में सरकारी टीचरों का एक प्रभाव एक इस तरह कि उनकी समाज में लोकप्रियता इस तरह की है, समाज में वो इसी तरह से लोकप्रिय है कि आए और फिर पढ़ाने में जिम्मेवारी कितनी कम, पढ़ रहा है कोई बच्चा, नहीं पढ़ रहा है कोई बच्चा, उससे कोई उनको ज़्यादा मतलब नहीं। फिर घर में घर में बुलाकर बच्चों को ट्यूशन देना, इस तरह का समाज में एक उनकी इमेज बनी हुई है। लेकिन वक्त बदला है, पुराने समय में तो यही होता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। सरकार ज्यादा पैनी नजर से उन पर ध्यान दे रही है। लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार टीचर, और साथ में अगर वो
आध्यात्मिक है, अगर वो ध्यानी है, तो फिर वह पहले वक्तों में भी ऐसे ही था, अपनी जिम्मेदारी को समझता था, बच्चों को अच्छे से पढ़ाता था, समझाता था, और वो आज भी वैसा ही है, बशर्ते कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझता हो। और अगर वो साधक है, अगर वो ध्यान करता है, फिर तो और भी अच्छी बात हो गई। उसका अपना प्रभाव, उसका अपना ऑरा, उसकी अपनी शांति इतनी गहन है कि वो जब क्लास में आता है तो बच्चों को मजा आने लगता है। यही तो होता है। ऐसा ही होता था। ओशो के बारे में कहा जाता है कि जब वो क्लास में लेक्चर देते थे तो पता नहीं पूरा कॉलेज उस क्लास को अटेंड करना चाहता था। क्लास में इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोग बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनते थे। सोचो कैसा प्रभाव रहा होगा, कैसा व्यक्तित्व रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कुछ रोचक उनके सब्जेक्ट को बनाने के लिए किसी भी तरह का ऐसा मसाला क्रिएट करें जिससे उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़े जो नकारात्मक हो। वो नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, किसी की निंदा करना, चुगली करना, किसी की मजाक बनाना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, बहुत से लोग इसी को रोचकता कहते हैं। वो किसी की मजाक बनाएंगे। वो कोई कम हाइट वाला हो तो उसकी मजाक बनाएंगे, कोई ज़्यादा मोटा हो तो उसकी मजाक बनाएंगे, उसके सामने बनाएंगे, फिर हंसेंगे और वो उस व्यक्ति को अपमानित करेंगे और फिर कहेंगे कि वो तो सिर्फ हंसा रहे थे, लाइट हार्टेड मोमेंट। ये लाइट हार्टेड मोमेंट नहीं है। और बच्चे तो बहुत ही इमोशनल होते हैं, उन पर किसी भी तरह का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और नहीं तो रोचक आप बनाएं, वो सब्जेक्ट बच्चों को अगर याद हो जाए आपकी रोचकता से और कोई नकारात्मक प्रभाव भी न पड़े, तो धीरे धीरे आपका प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। नमो बुद्धाय।